अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके रिएक्शन में हुकूमत के PTI पर पाबंदी लगाने के ऐलान से जो एक सियासी आग भड़क रही है, इस पर अब इंटरनेशनल मालियाती इदारे फिच की रिपोर्ट ने भी अब इस पर लग ऐसा है कि जैसे जलती पर तेल का काम कर दिया है। 2 रोज़ पहले फिच ने अपनी पाकिस्तानी कंट्री रिस्क रिपोर्ट में 3 दावे किए। पहला ये कि मौजूदा हुकूमत 18 माह तक चलेगी। दूसरा दावा ये कि अगर हुकूमत तब्दील हुई तो फौरी इलेक्शंस नहीं होंगे बल्कि मुल्क में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी। तीसरा दावा ये कि कानूनी जंग के बावजूद इमरान खान अनकरीब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी सियासी मुबस्सरीन आलमी मालियाती इदारे की इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए अब बड़ी कड़ियाँ एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अनकरीब मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि फिच ने बड़ा समझदारी से ये रिपोर्ट तैयार की है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मज़ाहमत करेंगे। ख्वाजा आसिफ का मज़ाहमत करने का दावा एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब मौजूदा हुकूमत फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क में इस उलझन में अटकी हुई है। सूरत हाल ये है कि सारे आइनी ओहदे लेकर भी इत्तेहादी पूरी तरह मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की अदालत पर चढ़ाई हो, तनकीद हो या फिर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश, दोनों जगहों पर मुस्लिम लीग नून अकेले ही अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ती नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून अदालती फ़ैसले को अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश से जोड़ रही है। आज हमने देखा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर तनकीद की बल्कि जजिस को ही वो जानिबदार कह रही हैं। मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, कौम की जो आज जो तकलीफ़ें हैं, जो मुसीबतें हम पर आई हुई हैं बतौर मुल्क और बतौर काम, वो उसका जिम्मेदार है। आप देखिए, उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो। वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजिस को कहना चाहती हूँ कि मुल्क चलने दें। सवाल ये है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलने से हुकूमत के गिरने या चलने का क्या ताल्लुक है। मखसूस नशिस्तें मिल भी गई तो हुकूमत तो चलती रहेगी, नंबर्स हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के ही ज़्यादा होंगे। क्यों हुकूमत को इतना खौफ है? क्या मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाकर ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ को मैदान से ही आउट कर दिया जाए? मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियाँ नवाज़ शरीफ ख़ुद करते हैं, कई सीनियर रहनुमा भी पार्टी में मौजूद हैं। तो फिर ऐसे फ़ैसले क्या पूरी पार्टी की कंसेंसस से हो रहे हैं? क्या पूरी पार्टी इस पर मुत्तफ़िक है? मुस्लिम लीग नून जो अपने साथ 2017 में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान को लाने के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ को निकाला, और आज आज ये कह रहे हैं कि उसको लाने के लिए इस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, तो क्या मतलब है इस सारी कन्फ्यूजन का और जो हुकूमत इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, मखसूस नशिस्तों का जब से फ़ैसला आया है, आप भी देख रहे हैं, हमें भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में नज़र आ रही है। कभी पाबंदी लगाने का फ़ैसला ऐलान किया जाता है, फिर पार्टी में कन्फ्यूजन नज़र आती है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उजलत में जल्दी में ये फ़ैसला हो गया, मेजॉरिटी नहीं थी फ़ैसले में, डिस्कस नहीं हुआ। कभी आर्टिकल 6 लगाने की बातें, ये इतनी खलबली क्यों मची हुई है हुकूमती सफ़ों में? लेकिन बड़ा क्लियर है शाजिया, एक चीज़ तो जाहिर सी बात है, जो फरवरी के इलेक्शंस हुए थे उससे पहले के जो वाक़यात थे, उस फरवरी 8 तारीख को 9 तारीख को जो कुछ हुआ और फिर उसके बाद से जो खींचातानी हो रही है, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि PMLN नहीं जीती थी इलेक्शन और वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो फाक में और पंजाब में हुकूमत बनाए।
तमाम जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं सबका यही मानना है, और ख़ास तौर पर 5 महीने गुजरने के बावजूद जिस तरह से ट्राइब्यूनल्स की प्रोसीडिंग्स रोकने की कोशिश की गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 3 हलकों के हवाले से इस्लामाबाद की रूलिंग रोकने की कोशिश की गई है, वो फॉर्म 45 की तरफ जाना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि ये अगर हो गया तो अब एक रास्ता खुला है जो पीटीआई जीती है और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जीती है, जो कि जीतना भी चाहिए था, कि जो ज्यादती उनके साथ हुई थी फरवरी 8 के इलेक्शन में 13 जजेस में से 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ने ये कहा है, बाशमूल चीफ जस्टिस ने, कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया। अभी मैं शायद सिर्फ एक एक्सप्लेन कर दूं कि देखे ना ये मसला कहां से शुरू हुआ, जो अभी जिसके रिएक्शन में पीएमएलएन इस तरह स्ट्रांगली इस चीज को अपोज कर रही है। जितने भी जो वोटर्स थे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो मईशत है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो इलेक्शंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के अवाम हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अवाम की राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज इलेक्शन आर कंसर्न। अब उसकी राय जो थी, जितने भी 2 करोड़ या 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ जो लोग निकले और जिन्होंने उन कैंडिडेट्स को वोट डाला, उन्होंने उसको पीटीआई समझ के वोट डाला था। इसमें किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं, नून लीग वाला भी नहीं ये कह सकता कि सलमान राजा को जो वोट डालने जा रहे थे वो ये उनमें कोई गलतफहमी थी कि ये हम सलमान राजा को इंडिपेंडेंटली वोट डालने जा रहे हैं या ये पीटीआई को इमरान खान के नाम पर वोट डालने जा रहे हैं। बिल्कुल क्लैरिटी थी कि पीटीआई को वोट पड़ रहे हैं, जो कि काउंट पीटीआई के नाम पर नहीं हुआ। खुद सलमान राजा और तमाम वो कैंडिडेट जो चारों सूबाई असेंबली में और नेशनल असेंबली से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो वोट इमरान खान के नाम पर मांग रहे थे, पीटीआई के नाम पर मांग रहे थे। अब ये दोनों चीजें, वोटर और जो कैंडिडेट्स थे, वो दोनों पीटीआई का नाम ले रहे हैं। और हमारे जो भी मिस इंटरप्रिटेशन हो या जो भी हुआ, उसमें उन्होंने कहा नहीं, ये इमरान खान को नहीं मिले, ये पीटीआई को वोट नहीं मिले। अब उसका सदेबाप तो होना था। अच्छा, एक तरफ ये था कि जी आपको चलो वो एक बहस थी कि जी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर वो लड़े थे, और एक तरफ पीएमएलएन और पीपीपी वहां पहुंच गए, इलेक्शन कमीशन वो मांगने के लिए सीटें, और वो सीटें ले ली जो उनका वैसे भी नहीं हक बनता था। सो उसकी अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिस तरीके से इमरान खान तो अभी भी खुश होना चाहिए कि जी उनको तो फिर भी एडवांटेज मिला। सही। जिस तरीके से हम ये इमरान खान के दौर में सुनते रहे, मुस्लिम लीग नून ये कहती रही, पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि इमरान खान के लिए सहूलतकारी की गई है, इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ को निकाला गया है, तो आज क्या ये हम कह सकते हैं या ये आप समझते हैं कि आज सारी सहूलतकारी हो रही है इमरान खान को निकालने के लिए और मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में रखने के लिए? कैरेक्टर्स चेंज है, स्क्रिप्ट वही है। अच्छा देखना, वही वाली बात है कि हम एक तरफ इदारों की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ इदारों के ऊपर ना सिर्फ उंगलियां उठाते हैं बल्कि थ्रेटन किया जाता है। अब आज का जो ऑर्डर है, देखें, वो ख्वाजा आसिफ की उस बात से मैं डिसएग्री नहीं करता। वो तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है, और वो इस तरह से हो चुका है कि हुकूमत जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एंटिटी है, उसने कहा कि जी हम ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कम वोट में बिल्कुल ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने कहा ये सहूलतकार हैं, इमरान खान को लाने के लिए ये ऐसे फैसले कर रहे हैं। तो जब आपका इतना कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह भी एक चैनल पर ये बात कर रहे थे कि जी हम हर तरह से इस चीज को इंप्लीमेंट करने को अपोज करेंगे, और विच मीन्स के फिजिकली अपोज करेंगे। फिजिकली कैसे अपोज करेंगे? जी स्पीकर जो है वो रूलिंग नहीं देगा, वो कहेगा कि जी मेरी इंटरप्रिटेशन गलत है। अब अगर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन हुकूमत वक्त करेगी तो फिर तो आपका ब्रेकडाउन हो गया ना, और सबसे सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया। बिल्कुल कि जी जब आप कह रहे हैं तो फिर आइंदा कौन इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ये कहेगा कि जी मुझे ये जो लड़ाई थी ये थी तहरीक इंसाफ, जुबैर साहब, ये लड़ाई तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थी। आज ये लड़ाई इदारों के दरमियान आ गई है। ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? पार्टी और एक इदारे की लड़ाई, बढ़ते बढ़ते इदारे आमने सामने आ गए हैं। ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है?
सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, बिकॉज आपकी आवाज कट गई थी बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि लड़ाई अब जो चल रही थी वो तहरीक इंसाफ और एक इदारे के बीच में लड़ाई चल रही थी, अब वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते इदारों के दरमियान में आ गई है, तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? मेरे तो ख्याल है पाकिस्तान में ऐसी कभी अलार्मिंग सिचुएशन इतनी कभी भी नहीं हुई थी, बिकॉज द गवर्नमेंट, अभी तो एक हुकूमत है जिसको 3-4 महीने भी नहीं हुए हुकूमत में आए हुए, 5 साल आगे है। अगर वो हुकूमत वक्त एक ऐलान जंग कर दे एक इदारे के खिलाफ, ऐलान जंग वो वाला नहीं, वो जो 99 में कहते हैं कि जी PMLN ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, वो तो एक चीज थी जिसको सारे उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने भी और सबने कंडेम किया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं भेजे थे। लेकिन यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबने ऐलान जंग कर दिया कि हम इस सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो हाउ विल द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर प्रिवेल इन द कंट्री? तो ये तो मेरा ख्याल है, मेरे तो जहां जिस तरह से मैं देख रहा हूं, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? आप मुझे ये बताएं, ये कोई बैकिंग है, कोई थपकी है जिसकी वजह से ये चढ़ दौड़ रहे हैं? उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना शाजिया, आई थिंक उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी एक ही रीज़न है, एंड दे थिंक के हर उस चीज़ में एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको हासिल है, और जब तक एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है तो वो हर चीज़ ये करते चले जाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक इलेक्शन कमीशन है, वो इतना डिस्क्रेडिटेड इदारा है कि जब 13 जजेस ने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट के कि इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया था, उसका मतलब है इलेक्शन को तहस नहस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंटेशन में। तो वो फिर भी बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे। अभी तो इसका फिर हल कैसे निकालेंगे? आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे या किसी और सुप्रीम कोर्ट में, किसी और मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, विच मीन्स कि दिस इज नथिंग लेस देन अ फिजिकल इंटरवेंशन। जैसे मार्शल लॉ लगता था, तो मार्शल लॉ लगता था तो जाहिर सी बात है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता था, लेकिन उनके पास फिजिकल पावर होती थी और उन्होंने 99 में मार्शल लॉ लगा दिया। नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जी एक और सवाल कि अब आप देखें ना, मखसूस नशिस्तें अगर मिल भी जाती हैं तहरीक इंसाफ को, खौफ किस चीज़ का है? जो 2/3 थी वो ख़त्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है ऐसी क्या प्लानिंग्स थी हुकूमत की इत्तेहादियों के साथ मिलके कि ये आईनी तरमीम करना चाहते थे जो अब नहीं हो सकेंगी? ऐसा क्या खौफ है इनको? देखिए, आईनी तरमीम उन्होंने करनी थी जिसमें ख़ासतौर पर वो तरमीम जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स किया जाए, जिसकी वजह से अपेरेंटली जस्टिस फाइज ईसा विल बी द बेनिफिशरी, कि अगर आईनी तरमीम उनकी टर्म एक्सपायर होने से पहले हो गई तो वो जाहिर सी बात है 3 साल के लिए और चीफ जस्टिस होंगे। और इसका इंडिकेशन पहले कोई रद्द नहीं किया था जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब से ये पूछा गया था मीडिया के कुछ लोगों ने कि जी क्या ऐसी चीज कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है हुकूमत में, तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि हम तो वैसे भी पेंशनेबल एज एक्सटेंड करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दी ओवरऑल सिचुएशन के जी, जहाँ हम समझते हैं कि बहुत बोझ होता है पेंशन के हवाले से, अखराजात के हवाले से, तो अगर आप एक्सटेंड करते हैं किसी की भी टर्म, ब्यूरोक्रेसी की, जुडिशरी की, किसी की भी, तो उसका मतलब ये है कि वो बोझ हल्का होगा, कम होगा। बट यहाँ जाहिर सी बात है नियत की बात है और किस वजह से किया जा रहा है वो भी सबको पता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं समझता हूं कि अगर वो ये ऐसा कदम उठाते भी हैं हुकूमत, तो मेरा अपना ख्याल है कि जस्टिस फाइज ईसा शुड नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज एक ऐसे केस का जिसका वो खुद बेनिफिशियरी हों, इस वजह से कि जी वो रिजर्व शीट्स वापस PMLN और PPP को मिल जाती हैं और उसके बाद वो अमेंडमेंट करते हैं और उसके बाद वो एक्सटेंड हो जाती है एंड ही बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अब तो एक ही तरीका हो सकता है 2/3 दोबारा इनको मिल जाए। जुबैर साहब, आपको लगता है जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही है, वाडा साहब बड़े वसूख से ये बात कर चुके हैं, बल्कि कर रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा। अब एक ही सूरत हो सकती है कि 2/3 लेनी है। आपको पता है मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद अगले दिन PTI के लोगों को फिर से उठाना शुरू कर दिया गया, तो अगर ये नौबत आती है फिर तो कोई नहीं रोक सकता।
देखे ना, कोई भी नहीं रोक सकता ये। देखे ना, आप फिजिकली तो आप स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते ना। अगर आप फिजिकली तो पीटीआई तो इस पोजीशन में है नहीं कि वो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसको इम्प्लीमेंट करा सके। हालांकि ये पिछले साल हुआ था शायद कि 90 दिन में इलेक्शन कराने का था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया, नहीं होने दिया इम्प्लीमेंट। हमने देखा कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि वो अपने फैसले को एनफोर्स करा सके, नहीं करा सके थे, और बड़े आराम से वो टल गया और उसके आगे चले गए। इसी तरह से नेशनल असेंबली के इलेक्शन जो थे वो 6 महीने आगे चले गए, बड़े आराम से चले गए। तो इस वक्त पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में तो कॉन्स्टिट्यूशन को मेरा ख्याल है कहना चाहिए उसको बंद ही कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे रिएक्ट करेंगे, आई डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट, बिकॉज उनको भी समझ नहीं आएगी कि हम किसके पास जाएं अपनी इस चीज को एनफोर्स कराने के लिए। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो आपने रेटिंग एजेंसी की बात की थी, या यही मैं आपसे पूछने लगी हूँ, ये मैं सवाल यही पूछना है मैंने आपसे। एक मुआशी दर्जा बंदी करने वाला इदारा अब किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर, सियासी मामलात पर तबसरा करे, जो आज हुकूमत इस तनकीद कर रही है कि भाई आपका क्या काम है ऐसी रिपोर्टिंग करने का, आप तो मुआशी दर्जाबंदी इकॉनमी को लेकर आप तो सारे अपने जो सर्वेज हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, तो ये आपको क्या लगता है, ये उनकी राय है, तज्जिया है, या इन्फॉर्मेशन की बेस पर ये रिपोर्ट है? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो मैं और आप नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता वो उन्होंने कैसे राय कायम की है। बट वन थिंग दैट द गवर्नमेंट शुड लर्न फ्रॉम दिस इज कि ये जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये इनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 3 ही तो रेटिंग एजेंसीज हैं जिसको पूरी दुनिया के 200 प्लस ममालिक एक्सेप्ट करते हैं, और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सब जो वो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट। एक मूडीज है, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर है, और एक ये फिच है। अब फिच अगर ये कह रहा है और वो इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, विच इज अ वेरी बैड थिंग टू कमेंट इन टर्म्स ऑफ एनी स्पेसिफिक कंट्री। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि नहीं जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बट वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी होगी कि ये हुकूमत 18 महीने में खत्म हो जाएगी, और उसके बाद इलेक्शन भी नहीं होंगे। उसके बाद टेक्नोक्रेट, यानी कि आइन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। टेक्नोक्रेट की हुकूमत तो जाहिर है असेंबलीज की मौजूदगी में नहीं आ सकती है ना, तो असेंबलीज खत्म हो जाएंगी और आइन की अमल दरामद खत्म हो जाएगी। और वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। और इमरान खान के बारे में उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि बावजूद इसके कि वो कोर्ट्स से जीत रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे, विच मीन्स कि कोई ऑर्डर नहीं है पाकिस्तान में। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग द होल वर्ल्ड। एंड आई थिंक पाकिस्तान की हुकूमत को और सबको उनकी तरफ क्रिटिसिज्म जरूर करें, लेकिन यूएस कांग्रेशनल रेजोल्यूशन आई थी तो उस वक्त एक सारे वजीर कह रहे थे कि जी वो बाइंडिंग नहीं है पाकिस्तान पर। तो बाइंडिंग तो नहीं है, बाइंडिंग तो कोई चीज नहीं होती है, लेकिन अवाम की राय बाइंडिंग होनी चाहिए नहीं, पाकिस्तान की अवाम की राय तो बाइंडिंग होनी चाहिए। उसकी तरफ तो सोचना चाहिए कि जी वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज और पढ़े लिखे पाकिस्तानीज जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, अब वो ये कहते हैं जी अमेरिका में इनकी बड़ी जबरदस्त लॉबी है, इनके साथ सारे पीटीआई जो ताड़ साहब ने भी जिक्र किया था कि अगर हम समझेंगे तो इनके आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट भी ब्लॉक कर देंगे। बट रियलिटी इज वो पाकिस्तानीज की बात सुन रहे हैं। वो जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग द यूएस गवर्नमेंट। उससे पहले आपने सुना होगा ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने एक फोरम में पब्लिकली यहाँ इस्लामाबाद या लाहौर में तकरीर करते हुए फरवरी 2024 के इलेक्शंस को एक क्वेश्चनेबल चीज कही थी, और उन्होंने कहा था कि बड़ी ज्यादती हुई है, जो पार्टी थी जो जीत रही थी या जीती गई थी उसका मैंडेट छीना गया, तो बहुत बड़ी बात है। सो ये और आवाजें आएंगी। इसका मतलब ये होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो अवाम का ज़ाहिर भुरता ही निकलेगा। बिल्कुल सही। ये जो ख्वाजा आसिफ ने आइन के मेल्ट डाउन होने की बात की है, ये इसी तरफ इशारा है, इमरजेंसी, मार्शल लॉ या 18 महीने की हुकूमत। ये हुकूमत को भी लग रहा है कि हालात उस तरफ जा रहे हैं, इसका यही मतलब है? जी, एक तो चीज बिल्कुल तय है कि फरवरी 2024 के इलेक्शन का जो वर्डिक्ट था उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाएगा।
सो जब आप ये फैसला कर लें रूलिंग अलायंस के जी वो जो फरवरी 2024 के इलेक्शन थे, चाहे वो ट्राइब्यूनल्स हैं, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, सारे मिल के भी जो मर्जी कर लें, हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। क्योंकि अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आप हुकूमत में नहीं रहेंगे, और इसका मतलब ये होगा पीटीआई हुकूमत में आ जाएगा। तो ये तो होने नहीं देना। अब उसको रोकने के लिए वी विल गो टू any extent to stop the implementation of Form 45 and whatever it takes. चाहे उसको स्पीकर साहब ने उसको रोकना हो, चाहे उसको इलेक्शन कमीशन ने रोकना होगा, हम हर वो कदम उठाएंगे। और अगर इफ इट लीड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन और मेल्टडाउन, जो वर्ड यूज किया था ख्वाजा आसिफ ने, तो लेट इट बी, क्योंकि फिर ना हम खेलेंगे ना उनको खेलने देंगे। अगर हमारी बारी नहीं होगी तो फिर पीटीआई की भी बारी नहीं होगी, और फिर जो मर्जी होता जाए पाकिस्तान का। आपने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारा है, पूरी पार्टी में पूरी पार्टी के लिए आपकी खिदमत हैं। अब जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया 2017 में, हमें उन्होंने एक नारा बना लिया, मुझे क्यों निकाला। इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम देते रहे, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर वो इल्ज़ाम देते रहे कि ये एक साइड पर खड़े थे और इमरान खान को सपोर्ट करते रहे। तो क्या ये उनकी सियासत, तर्ज़ सियासत ये है कि उन्होंने रिवेंज की सियासत करनी है? अगर उनके साथ माजी में गलत हुआ तो वो देखना चाहते हैं कि बिल्कुल उसी तरह मुस्तकबिल में वो किसी और के साथ भी वैसा ही गलत हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो माजी में किसी के साथ गलत हुआ और दूसरे के साथ वही चीज़ हो तो वो ठीक हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब रिवेंज की, बदले की सियासत पर यकीन रखते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, बट एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं, ये मुल्क है, यहाँ आइन के हिसाब से चलना है। अगर 2010 या 2012 या 2018 या 17 में जो गलत हुआ था तो उसको सही करने का तरीका नहीं है कि आप सब काम इस वक्त गलत करना शुरू करते हैं। उसका तरीका ये है कि आपकी जद्दोजहद का जो बेसिक पॉइंट था वो ये था कि आइन की सरबुलंदी हो, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, ये सब कुछ था। तो उसमें अगर आप विनर होते हैं या लूजर होते हैं तो दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि क्या जो आज हो रहा है, चाहे वो बदले में हो रहा है, चाहे इस वजह से हो रहा है कि हमने हुकूमत में आना है, या 2017 और 18 में हमारे साथ गलत हुआ था तो उसको सही तरीका, तो फिर पीटीआई 2029 में जब आएगी तो पीटीआई या उसको की एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही है तो वो कहेंगे जो 2024 में गलत हुआ था 2029 में हमें सब कुछ गलत करना है। तो मुल्क कैसे आगे चल सकता है? कभी चल ही नहीं सकता। वो तो हर एक की फिर बारी, एक दफा एक की बारी आएगी, दूसरी दफा दूसरे की बारी आएगी, और हर चीज में खराबी पाकिस्तान के अवाम की होगी। बिकॉज अगर फिर इलेक्टोरल प्रोसेस का मतलब क्या है? इलेक्टोरल प्रोसेस का तो मतलब यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, पार्लियामेंट्री जमहूरियत है, और वो नुमाइंदे जाएं जो कि अवाम के डायरेक्टली इलेक्ट करने से जाएं, ताकि अवाम का एतमाद हो उस पार्लियामेंट में, और जो फैसले करे हुकूमत वक्त, जो हुकूमत बनाए पार्टी, उसकी तायद हो पीछे अवाम की। तो अगर वो सब नहीं होगा तो फिर तो मेरा ख्याल है फिर बंद कर देना फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? अगर आप 2022 अप्रैल से देखें कि जब वो 125 तकरीबन एमएनएस ने रिजाइन किया था पीटीआई के, तो उसके बाद आपने वो जो ऑपोजिशन थी, वो जो भी पीटीआई के जो टूट के आए थे लोग, राजा रियाज वगैरह, वो क्या ऑपोजिशन थी, वो क्या जमहूरियत थी? फिर अब जो आप जिस तरह से चलाना चाहते हैं वो क्या जमहूरियत है? उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। मीडिया को दबाते हैं, जुडिशरी को दबाते हैं, ऑपोजिशन को दबाते हैं। At the end of the day, has it ever worked in the past? पिछले कुछ अरसे से ये बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं, वो क्यों हमें एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये पिछले 2-4 रोज से जो कुछ हो रहा है वो साबित कर रहा है कि जो फैसले हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हैं। उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता पाबंदी लगाने का फैसला। इतने बड़े फैसले कोई भी नहीं कर सकता बगैर मियां नवाज शरीफ की मर्जी से। ये मेरी असेसमेंट है, एंड आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। और ये इसमें पार्टी में कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कुछ ना कुछ लोग होंगे जरूर जो उसका प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से ले जाने की कोशिश करेंगे कि जी ऐसे ना करें, इससे तो पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इस को बातचीत का जरिया निकालें और ये करें वो करें। कुछ जरूर ऐसे होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज द पार्टी वुड स्टैंड विद दिस डिसीजन के कम वॉट में
पीटीआई को तो नहीं आने देना। ये इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय है ही नहीं। उसके लिए थ्रेट करना है आपने जुडिशरी को, जो मर्जी करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त आईनी ओहदे हैं, आपको लगता है वो आईनी ओहदे उनके लिए बचाने जरूरी होंगे? वो प्रेशर बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे? अगर बाहर से प्रेशर आ भी रहा है कि आपने साथ देना है, आप पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त करेगी प्रेशर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है पीपल्स पार्टी विल गो ऑल द वे। जिस तरह वो हम एमकेएम को देखते हैं ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल शोर में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी जो उनके कुछ लोगों ने स्टेटमेंट भी दी, अच्छे लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये बैन लगाना तो बड़ा ही गलत होगा एंड सो ऑन। आई डोंट थिंक सो। इन द एंड उनकी राय मैटर करती है और पीपल्स पार्टी का इस हुकूमत का इस कोलिशन को चलने में उतना ही इंटरेस्ट है जितना पीएमएलएन को है। सो वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे देखना, पीपल्स पार्टी अगर पीएमएलएन को सपोर्ट नहीं करती है तो वो हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी के उसमें है ये राइट इतना, लेकिन वो बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे बिकॉज उसके बाद उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? उसके बाद ये है कि जी एक दफा अगर असेंबली टूट गई, अगर हम गिरा देते हैं हुकूमत को, तो फिर क्या ऑर्डर आएगा? एक अनसर्टन प्रोसेस में वो क्यों जाएंगे? और वो चांस लेंगे कि कल को पता चला कि पीटीआई स्वीप कर गई, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए और पीपल्स पार्टी भी तो जितनी देर चलता है चलने दो, जितनी देर चांस लेंगे, जितनी देर होते हैं मजे करो, एंजॉय करो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे गुजर चुकी है। 2002 में जनरल मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगाई, आपको पता है पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से ये लोग ज़ाहिर है, इन्होंने फिर 2002 में इंतखाब लड़ा था। माजी में नेशनल अवामी पार्टी जो बाद में एएनपी बन गई, तो पाबंदियां लगाने से मकबूलियत तो कम नहीं होती जुबैर साहब? नहीं, वो एक तो सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के अवाम है। आप पाबंदी एक पार्टी पर लगाते हैं और वो पार्टी सबसे मकबूल पार्टी हो कंट्री में, तो आप क्या सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को समुंदर में फेंक देंगे अगर पाबंदी आपने लगा दी? और ज्यादातर लोग जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो अर्बन एजुकेटेड हैं, जो जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है, और उन्हीं को आप अगर इतना ज्यादा दबा देंगे कि जी हम आपकी पार्टी को आगे नहीं आने देंगे, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक ब्रेन ड्रेन। ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि जी जहां से लोग मायूस होकर जा रहे हैं मईशत के हवाले से, पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसके हवाले से। अगर पीटीआई ने पहले अगर कोई गलत काम किया था तो उसका बदला लेने का ये तरीका तो नहीं होता कि ये आप सारे ऑर्डर को खत्म कर दें। तो मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत को थोड़ा सा देखना चाहिए, अदरवाइज तो इट मींस कि कोई हुकूमत ही नहीं है ना। जबरदस्ती मार्शल लॉ क्या होता है? जबरदस्ती होता है ना। आपके पास गन्स और टैंक्स ज्यादा हैं इसलिए आप कब्जा कर लेते हैं। तो अभी अगर आप कहेंगे कि जी हम ना आइन को देखेंगे, ना हम और आइन की जिसने तशरीह करनी है उसको भी नहीं देखेंगे, भाई आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल क्रिटिसाइज भी करना चाहिए कि जी ये फैसला सही नहीं है, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि मैं इंप्लीमेंटेशन रोक दूं। लेकिन चूंकि लास्ट ईयर उन्होंने पंजाब असेंबली का इलेक्शन ना करा के एक वो कदम उठाया था और उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, फिर केपी असेंबली में इलेक्शन ना करवा के इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, बल्कि आपको हुकूमत में लाके फरवरी में बिठा दिया गया। तो जाहिर है रूलिंग पार्टी नजरिया जरूरत चलता है, जरूरत के मुताबिक यहाँ पर आर्टिकल 6 भी लगते हैं। जी हाँ, अगर मैं जुबैर साहब से ये पूछ पाऊँ कि जुबैर साहब का मुस्तकबिल में सियासत का क्या प्लान है? पाकिस्तान अवामी पार्टी अब तो वो भी उन्होंने भी लॉन्च कर दी है, दूसरा तहरीक इंसाफ की ऑप्शन, हम कहाँ देखते हैं मुस्तकबिल की सियासत में जुबैर साहब को? अभी कुछ पता नहीं है। देखें, अभी तो जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगले चंद महीने, या फैसल वाडा ने भी कहा कि डेडली हो सकते हैं, क्या मर्ज होगा उसके बाद, क्या फैसले होंगे। बट ऑब्वियसली एज अ कंसर्न पाकिस्तानी मैं वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन ज़रूर करना चाहूँगा जिसमें पाकिस्तान की बका हो और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की बात की जाए, जिसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी की बात की जाए, जिसमें जोर ज़बरदस्ती की ना बात की जाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस साइड पर खड़ा होना चाहेंगे, पर अवाम जिस पार्टी के साथ अवाम खड़े हों, सबसे इम्पोर्टेंट।
नहीं, लेकिन अवाम खड़े हुए और वो कॉन्स्टिट्यूशनल, सपोज करें पीएमएलएन के पास अवाम हो और लेकिन वो आइन पर अमल दरामद ना करे तो फिर उसके साथ तो चलना तो सही बात नहीं होगा ना। बात ये है कि अवाम की तायद तो एक सबसे बेसिक चीज है, लेकिन उसकी एक कमिटमेंट, उसको वो एक आइनी जंग अगर लड़ रही है तो उसमें मेरा ख्याल है आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। सही, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। क्या हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और हिमायत को काउंटर करने का एक ही हल रह गया है और वो पाबंदी है? सुप्रीम कोर्ट ने जब से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी हैं तब से हुकूमती गुस्सा और उस गुस्से में बड़े सियासी फ़ैसले हम देख रहे हैं। जी हाँ, गुस्से में किए गए फ़ैसले, इन सीटों के नंबर गेम से हुकूमत को बज़ाहिर कोई अब ख़तरा तो नहीं है, यानी अगर इत्तेहादी साथ खड़े रहें तो हुकूमत गिर नहीं सकती, लेकिन फिर भी हुकूमत गिरने और इसे बचाने की बहस क्यों छिड़ गई है? बहस हो रही है कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना इतना आसान होगा, जबकि आला अदलिया भी इसे अब एक सियासी हकीकत मान चुकी है। बहस हो रही है कि मखसूस सीटों पर आइन को रीराइट किया गया या इलेक्शन कमीशन की गलतियों को दुरुस्त किया है। बहस हो रही है कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है या दहशतगर्दी में मुलव्वस एक सियासी जमात। बहस हो रही है कि रियासती कबूलियत कब तक मकबूलियत के आगे खड़ी रहेगी। बहस हो रही है कि आलमी इदारे क्यों तहरीक इंसाफ की हिमायत में निकल रहे हैं। बहस ये भी हो रही है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर हुकूमती इत्तेहादी क्यों कन्फ्यूजन का शिकार है। बहस हो रही है कि इदारों के दरमियान टकराव की कैफियत का नतीजा क्या वाकई किसी इमरजेंसी का ख़तरा पैदा कर सकता है। ये बहस हो रही है कि क्या 2/3 अक्सरियत वाली आइनी तरमीम का वाकई कोई प्लान ज़ेरे गौर था जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चौपट हो गया है। इन बहसों पर हम भी बहस एक छेड़ते हैं। इसी पर मुझे बात करनी है। मैं ज्वाइन करूँगी सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद हुसैन साहब, हुकूमत कहती है, आज ख्वाजा आसिफ साहब कल ये मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि ये फ़ैसला हमने प्री मैच्योर डिक्लेयर किया है, कंसेंसस क्रिएट किए बगैर हम लोगों ने अनाउंस कर दिया। ये जो मायूसी, ये बुखलाहट हम देख रहे हैं, जजिस पर कभी जानिबदारी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, कभी पीटीआई पर लोगों पर आर्टिकल 6 लगाने के ऐलानात हो रहे हैं, ये इतना खौफ में क्यों मुब्तला है हुकूमत? देखें, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो कुछ भी कहें, मैं ख्याल ये कि उनको अंदाज़ा शायद हो गया था कि इसकी मुखालफत हो रही है। इसमें मैं ख्याल उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रीमेच्योर ये अनाउंसमेंट था। लेकिन सबको पता है कि जब ताउला तारड़ साहब ने ये ऐलान किया था तो वो बगैर किसी गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक नहीं किया था। और मैं समझता हूँ कि ये जो ऐलान किया था वो एक उनकी बौखलाहट का नतीजा थी। और मेरा ख्याल ये कि इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो उनके लिए खासा एक शॉकिंग फैसला था। अब मसला ये आता है कि उस पर आप चाहे कोई बात करें, लेकिन एक हकीकत है कि एक बड़ी सियासी पार्टी जो कि इलेक्शन में बावजूद उन तमाम चीज़ों के जो पाबंदियां थी उसके ऊपर, जो ना ही उनको पीटीआई वालों को जो है कभी आपने पूरी तरह कैंपेन करने की इजाज़त दी, और फिर उसके जो कैंडिडेट्स के साथ जो सलूक हुए थे वो भी हमें पता है। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ऐसी पार्टी को आपने इसके सिंबल से महरूम कर दिया था। उसके बावजूद भी जो नतायज निकले हैं वो तो अलग छोड़ दें इसको कि बहुत बड़ी बहस है कि इलेक्शन के नतायज सही थे या नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी, जो इस कंट्रोवर्सी के बावजूद भी अगर आप देखें तो शायद एक पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात के तौर पे उभर के आई थी। बल्कि एक वक्त में जो आप देखेंगे जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, रिजर्व सीटें जो 70 के करीब बनती हैं, उसमें अगर आप उसको मिला लें तो शायद उसके बाद जो है पीएमएलएन को एक हद तक जो है बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन अब बात यही आती है कि जो जजेस का फैसला था वो सिर्फ ये नहीं था कि पिटीशन क्या थी, बल्कि एक हद तक जो गलतियां होती रही, जो कि जिसकी बुनियाद पे तमाम चीजें होती रही, कि एक बड़ी पार्टी को आपने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से अलग करने की कोशिश की और उसके बाद जो उसका हक है एक पार्लियामेंट्री पार्टी का वो भी खत्म किया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक बुनियादी चीज थी। और उसके बाद जो है अब आप समझते हैं कि गलतियों को दुरुस्त किया है, गलतियों का अजाला हुआ है?
ना कि आइन को रीराइट किया है। नहीं, देखिए आइन की क्या चीज हो, आइन वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है, उसके साथ साथ वो भी देखती है कि कहाँ पे जो एक लिहाज से जो डिस्टॉर्शन हुई है, आइन में जो डिस्टॉर्शन हुई है, जो किसी नतीजे में एक पूरा एक लिहाज से क्राइसिस पैदा हुआ है, उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। तो मसला ये आता है कि ये कहना कि आइन को रीराइट किया, ये बताइए जरा कि किस तरह से आइन को रीराइट किया है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस पे खुश हैं कि आपको एक ऐसी पार्टी की सीटें आपको मिल जाए जिसका आप जो है एक हद तक आपको कोई राइट नहीं मिलता है, तो वो कैसे कानूनी तौर पे जायज हो जाती है। एक और चीज भी आती है, अब उसका एक अंदाजा लगाइए कि न सिर्फ कौमी असेंबली में बल्कि ये कि आप पेशावर में भी केपी में भी देख लें, एक ऐसी पार्टी जिसको 2 सीटें मिली उसको 5 सीटें रिजर्व सीट में मिल गई। अब ये चीजें, ये आप मुझे बताइए किस आइन और किस कानून के तहत ये कुछ हुआ था। तो ये लोग सवालात तो बहुत उठाते हैं, लेकिन उसमें जरा आइन बुखलाहट 2/3 अक्सरियत की महरूमी की वजह है। जो प्लानिंग थी, जैसे जजेस के हवाले से एक पैकेज जो तैयार था उनके रिटायरमेंट के हवाले से, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, ये मायूसी बुखलाहट उसका नतीजा है कि उस पर पानी फिर गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये उस बुखलाहट का नतीजा है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो बुखलाहट थी उसकी वजह ये थी कि उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली थी रिजर्व सीट होने के बाद, जो है अब वो जो है वो खत्म हो गई है। अब मसला ये आता है कि शायद उनके जहन में एक तो जुडिशल जो रिफॉर्म की बात करते हैं वो एक चीज थी, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें करना चाहती है। 2/3 मेजॉरिटी जब किसी हुकूमत के पास हो जाए तो फिर और भी बहुत सारी तब्दीलियां ला सकती है। लेकिन एक और चीज भी आती है, इसको लोग बात नहीं कर रहे कि इस फैसले के बाद एक पूरा पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। इससे एक और कुछ और आईनी सवालात भी पैदा हो गए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, सेनेट के 50 सीटों के इलेक्शन हुए थे चंद हफ्तों पहले, 2 अप्रैल और आज तो अब मसला ये था कि वो इलेक्टरल कॉलेज उसका क्या था, उसका इलेक्टरल कॉलेज वही था कि सूबाई असेंबलियां और नेशनल असेंबली और सेनेट मिलके जो है ये इलेक्टरल कॉलेज बनती थी। अब जब सीटों की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है न सिर्फ नेशनल असेंबली में बल्कि प्रोविंशियल असेंबली में भी उसके असरात पड़ेंगे, तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या एक इलेक्टरल कॉलेज जो कि पूरी तरह नहीं बन सकी थी, उसके तहत जो इलेक्शन हुए क्या वो लीगल है या नहीं है। और ये सवाल हम बहुत से कानूनी माहिरीन से पूछ चुके हैं, एतजाज साहब से भी पूछा था, उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर मखसूस नशिस्तें उनके पास ही तो ऐसा तो नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन रुक जाते या हो जाता। और भी बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि उस टेन्योर को सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया ताकि मज़ीद आईनी बहरान पैदा ना हो। देखिए अब देखता है कि क्या होता है। मेरा ख्याल ये कि हमारे यहाँ बदकिस्मती सबसे ज्यादा ये है कि जो कोई सियासी जो मसाइल होते हैं वो सब के सब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और इसी की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट एक कंट्रोवर्शियल बन जाती है। क्योंकि जब कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, एक पार्टी के जो है खुश होती है, दूसरी पार्टी उसके खिलाफ बात करती है, और मेरे ख्याल ये खतरनाक सूरत हाल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो पार्लियामेंट को जिस तरह से काम करना चाहिए था एक लीगल तरीके से, और सबसे एक बुनियादी चीज आती है कि जब एक हुकूमत पे, एक पार्लियामेंट पे जो है उसके क्वेश्चन खड़े हो जाए कि लेजिटिमेसी के बारे में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी मौजूद है कि जिस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, तो फिर जो है पार्लियामेंट इररेलेवेंट बन जाती है। उसी के नतीजे में अगर देखें कि तमाम के तमाम मसाइल, दुनिया में कहीं नहीं होता है कि जो सियासी मसाइल हो वो सारे के सारे जो है सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे आला जो अदालतों में जाएं। और यही पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे जो हम देखते हैं कि एक क्राइसिस आया हुआ है, एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक कार्रवाई जो एक लिहाज से कंट्रोवर्सी में हो जाती है, उसका नतीजा यही होता है। अब आप देखेंगे जी, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो बातें हो रही हैं, वाडा साहब भी बड़े वसूख से ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पैसा भी चलता है, जोड़ तोड़ की सियासत भी चलती है, ये आपको भी पता है। तो ये इस बात के कितने इम्कानात हैं? अगर तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है 2/3 अक्सरियत का, एक ही रास्ता है, अब वो ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और लोग उधर चले जाएं। आपको इसमें कितनी पॉसिबिलिटी लगती है? देखिए सब कुछ पाकिस्तान में होता रहा है। आपने इलेक्शन से पहले भी देखा था कि किस तरह से लोग गायब कर दिए जाते थे पीटीआई के, फिर उनको जो है इसमें टीवी पे हाजिर किया जाता था जहां पे वो जो है वो अपने आप को अलहदा कर लेते थे। ये तो वो है, लेकिन क्या उसके नतीजे में पार्टी खत्म हुई? नहीं हुई।
इतने सारे सरकर्दा रहनुमा उनके पार्टी छोड़ गए, मजबूरन बाय फोर्स उनको छोड़ाया गया, लेकिन क्या उस पार्टी को खत्म हो गई? नहीं कर सके। चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए तो लोगों को जो बात कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त जो है सियासी बुहरान जो है इस किस्म की हरकतों से और गहरा हो जाएगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि खुद इतना आसान नहीं होगा कि जो है वो आप इसमें जो पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। देखें, पाबंदी आइन के तहत एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि आप सिर्फ पार्लियामेंट में या हुकूमत एक फैसला कर सकती है, लेकिन इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि उसके बारे में आपके पास इतने सबूत मौजूद हैं कि उसको जो है उसको खिलाफ कानून दिया जाए। लेकिन वही सबसे बड़ी बात आती है कि क्या इसके बाद, इस फैसले के बाद, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये एक लिहाज से फैसला दिया है कि पीटीआई एक पार्टी है, एक हकीकत है, और क्या उसके बाद जो है कभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले से इन्हराफ करते हुए उसी पार्टी को जो है एक गैर कानूनी दे दे? मेरा ख्याल ये है कि एक ऐसा ऐलान करके खुद गवर्नमेंट अपने एक जाल में फंस गई है। उनके सामने कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि उससे निकला कैसे जाए। अब ठीक है, फैसले करने जा रहे हैं, लेकिन एक और बात भी जो है उसकी बौखलाहट आपको नजर आती है ख्वाजा आसिफ के बयान से। कल जो है उन्होंने कई किया, उसमें जो है अब वो कहते हैं कि हम सब कुछ करने के तैयार हैं, और एक अंदिया ये भी दिया है कि हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। लेकिन शायद वो माजी को भूल गए, अपनी तारीख से भूल गए कि इस किस्म की जो कार्रवाइयां होती हैं वो हुकूमत मजबूत नहीं करती हैं, और ना ही जो है इत्तेहादियों का क्या लगता है आपको? एमक्यूएम भी अब कंफ्यूजन का शिकार लग रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जो पाबंदी लगाने का मामला है इसको हम अपनी पार्टी में पहले अंदरूनी तौर पर हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इसको सपोर्ट करेंगे, या पाकिस्तानी सियासत है, हम समझें एक कॉल की देर होती है, वह फैसले बदल जाते हैं? मेरा ख्याल है अगर ये सही बात है कि पीपल्स पार्टी अगर ये फैसला करती है कि सपोर्ट करें एक लिहाज से पाबंदी को, तो ये वो भूल जाते हैं कि कितनी दफा कोशिश उनके खिलाफ भी की गई है। बिल्कुल। और यही जो है उनका हरबा इस्तेमाल किया जाता रहा। अगर आपको याद होगा कि 2002 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगा दी गई थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इलेक्शन अभी भी जो है उनको आप देखें तो असेंबली में उनकी हैसियत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की है। अब मसला ये आता है कि क्या ये चीजें आप खुद दोहराने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी शायद हो सकता है कि जिस तरह से जो है वो दबाव का शिकार है, पीपल्स पार्टी भी शिकार है, लेकिन उसमें खुद पीपल्स पार्टी के अंदर जो दरारें पड़ रही हैं वो भी हमें नजर आती हैं। देखिए, कुछ लोगों के बयान आ चुके हैं कि हम इसकी मुखालफत, रज़ा रब्बानी साहब जो चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, फरदुल्ला बाबर साहब, ये तो पहले से बहुत दोनों आउटस्पोकन है। लेकिन क्या आपने अगर इनफादी तौर पे पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछे तो मैं खाली इसकी तायद नहीं करेंगे। ठीक है, जो एक मसलहत पीपल्स पार्टी खुद भी शिकार हो गई है, तो उसमें अगर मसले के तहत या दबाव के तहत अगर ये फैसला करती है तो मेरा ख्याल ये है कि उनके क्रेडेंशियल जो डेमोक्रेटिक पार्टी के वो खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अपोजिशन जमातों और मुल्की बार काउंसिल्स की शदीद मुखालिफत को एक तरफ रख कर जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी है। नाम 4 रिटायर्ड जजेस के सामने आए थे, लेकिन 2 जजेस ने माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम को सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने की मंजूरी दी गई। ख़बरें आ रही हैं कि इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालिफत की, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने नुक्ता उठाया कि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल तो पहले इनकार कर चुके, फिर उनके नाम की मंजूरी क्यों दी गई। सवाल यह है कि जुडिशल कमीशन ने सियासी जमातों और बार काउंसिल्स की मुखालिफत के बावजूद एडहॉक बुनियादों पर जजेस तो लगा लिए, ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला बिरादरी का अगला लाहेमल क्या होगा। सवाल ये भी है कि जब आइन और कानून सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक या आर्जी बुनियादों पर जजेस लगाने की इजाज़त देता है तो फिर इस मामले पर इतना हंगामा क्यों है।
जुडिशल कमीशन के फैसले को साजिशी थेरी से जोड़ा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 58,000 मुकदमात फैसलों के इंतज़ार हैं। हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ 31,000 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं। फौजदारी अपीलों की तादाद भी 10,000 से ऊपर जा चुकी है। ऐसे में हर सियासी मामले का हल भी पार्लियामेंट की बजाय अदालतों से मांगा जा रहा है, यानी सियासी केसेस सुप्रीम कोर्ट पर इजाफी बोझ बन चुके हैं। ये जो सियासी केसेस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का सारा वक्त इनमें चला जाता है। ऐसे में अगर ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाए जाते हैं तो इस मामले को सियासी क्यों बनाया जा रहा है? दूसरी तरफ इस तैनातियों पर तहरीक इंसाफ कह रही है कि एडहॉक जजेस लगाना बदनीयती होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस ऐसे वक्त में लगाए जा रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से मखसूस सीटों पर तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया। हुकूमत इस फैसले से खुश नहीं और इसके ख़िलाफ़ नज़र-ए-सानी अपील भी दायर कर चुकी है। कहा जा रहा है कि एडहॉक जजेस इसलिए लगाए गए ताकि 8-5 का जो फ़र्क है इसको ख़त्म किया जा सके। हालिया तैनाती अदलिया के फ़ैसला साजी पर कैसे असरअंदाज होगी, वकला तंजीमों का इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर क़ानून आबिद ज़ुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपका। आबिद ज़ुबैरी साहब, एडहॉक जजेस के मामले पर जो पीटीआई टाइमिंग्स के हवाले से सवाल उठा रही है कि ये टाइमिंग्स ठीक नहीं है। एडहॉक जजेस लतीफ़ खोसा साहब ने तो यहाँ तक कहा कि आपने जो छुट्टियाँ शुरू कर दी हैं वो छुट्टियाँ ना करें, एडहॉक जजेस लगाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। तो जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वकला बिरादरी के, आप समझते हैं ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एडहॉक जज लगाना कोई गलत बात नहीं है, आइन उसकी इजाज़त देता है। दो तरीके हैं उसमें। एक तरीका है कि ये रिटायर्ड जज हो, 3 साल उनकी रिटायरमेंट को नहीं हो गए तो वो उनको जज लगा सकते हैं एडहॉक जज, प्रोवाइडेड आपकी जो सारी जो जगहें हैं सुप्रीम कोर्ट में उस पर जजेस मौजूद हैं। 17 जजेस होते हैं, 17 के 17 मौजूद हैं। दूसरा उसका उसी में आर्टिकल 182 में यह है कि अगर हाई कोर्ट से सर्विंग जजेस से, वहाँ के चीफ जस्टिस की इजाज़त से आप जजों को ला सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक के लिए काम करते हैं। एडहॉक के जजमेंट्स आई थी, अल जिहाद ट्रस्ट का केस था 1996 का, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और उसको आप कर सकते हैं। आइन आपको एक्टिंग जज लगाने की भी इजाजत देता है। तो ये सारी चीजें आइन के अंदर है। लेकिन देखिए, एक परसेप्शन होता है एक उसकी, और देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मुकदमे ज्यादा हैं और ये सारे जजेस जिनके चारों के नाम थे बहुत मोहतरम और बहुत अच्छे जजेस थे। लेकिन टाइमिंग्स पर सवाल उठाना, मैंने जो आपसे पूछा था, टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम हमारे 7 लोग हैं पाकिस्तान बार के, हम लोग मेंबरान हैं। हमने इस पर शुरू से हमने लिया कि पाकिस्तान बार का आप उठा के देख लें, हमेशा स्टैंड रहा है कि वो एडहॉक जजेस के खिलाफ हैं, क्योंकि एडहॉक जजेस से ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आप कोर्ट को पैक कर रहे हैं, तो अपनी मर्जी के जजेस जाके उनसे अपनी साथ बेंच में उनकी अक्सरियत करके आप कर रहे हैं। अब आप देखिए जो अपॉइंटमेंट है, दोनों बहुत मोहतरम जज है। अब एक जज साहब ने मना कर दिया, उसके बावजूद उनकी अपॉइंटमेंट हो गई जस्टिस मियां खेल की, और 3 सीनियर जजेस ने मुखालफत की इसी ग्राउंड पे कि जी उन्होंने तो मना कर दिया, तो फिर आप उनके नाम को क्यों मंजूरी दे रहे हैं। खैर, लेकिन वो गवर्नमेंट के लोग, पाकिस्तान बार के मेंबर ने भी, हमने जब लेकिन जरा इसको मजीद एलेबोरेट करें ना। एक जज साहब मना कर रहे हैं कि मैं अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता। वही तो बात नहीं समझ आई। हाँ, हमें भी समझ नहीं आ रही। तो हमें समझ नहीं आया। अब ये उन जज साहब के ऊपर है कि उन्होंने मना कर दिया, उनकी मंजूरी के बावजूद वो ना हल्फ लें, वो कहे कि जी नहीं। और हमारी सबसे जजों से ये दरख्वास्त थी कि इस माहौल में इतने हालात हैं, जुडिशरी पे हमले हो रहे हैं, हुकूमत की तरफ से हमले हो रहे हैं, इस वक्त आप जैसे मौजूद जज साहब का अपॉइंट होना या इस प्रोसेस से गुजरना अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं देखा जाएगा। खामखा आप तनकीद का निशाना बनेंगे। और आपने माशाल्लाह इज्जत के साथ पैसे, अब जस्टिस तारिक मसूद साहब बहुत ही काबिल, बहुत ही मोहतरम जज हैं, वो सीनियर प्यूनी जज थे, 2nd नंबर पे जज थे, वो रिटायर हुए। अब आप आके जूनियर जज बन के बैठ जाएंगे, सबसे जूनियर हो जाएंगे आप। लेकिन इशू ये आ जाएगा कि देखिए आप आके जरूर बैठें, लेकिन और अच्छी बात है, सर्विस करनी चाहिए, लेकिन आपके और लोग मौजूद थे जिनकी आपने बहुत इज्जत से सर्विस की। आपने हाई कोर्ट के जज रहे, आप सुप्रीम कोर्ट के जज, मियां खेल साहब बेहतरीन इंसान, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मुशीर हमारे चीफ जस्टिस रहे सिंध हाई कोर्ट, बेहतरीन जजेस थे। लेकिन देखिए उन दोनों ने मना कर दिया। पीटीआई जा रही है ना जुडिशल काउंसिल, ये लोग जा रहे हैं जुडिशल काउंसिल,
तो ये जुडिशल काउंसिल में क्या, जुडिशल कमीशन में तो एजाज हो गया। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, अगर उन्होंने भी इसकी मंजूरी दी तो सदर मुमलिकत के पास चला जाएगा, वो इसकी हतमी मंजूरी देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता जुडिशल काउंसिल क्या चीज़ है जिसमें वो जाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है जिसमें एक जज के खिलाफ वो आप एक प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम उनका लाए अमल क्या है, लेकिन हम 7 मेंबरान ने पाकिस्तान बार निकाय हमने अपने रखा है कि अगर ये मंजूरी होगी और इसके ये आइन उसके खिलाफ हम समझते हैं इसका, और लेकिन हम उसको सोच सकते हैं चैलेंज किया जाए इस पॉइंट पे। लेकिन अभी कोई कह रहा था मुझे किसी प्रोग्राम का जब से फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से जजेस पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आज आपने मरीम नवाज साहिबा की भी तकरीर सुनी होगी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है हुकूमत की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारा मामला है ये आईनी बहरान की तरफ जा रहा है? ऑल्दो कि इलेक्शन कमीशन ने भी आज कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा, तो हुकूमत क्यों जिद पर अड़ी हुई है? क्यों, देखिए उनका प्लान फेल हो गया, वो बड़ी तकलीफ में है, वो तकलीफ है उनको, इसलिए कि वो चाह रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया, वो सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड करती और वो सीटें इनको मिल जाती पीटीआई वाली, ताकि वो उनके पास 2/3 अक्सरियत आ जाती, वो आइन में एक तरमीमें करते जिसमें वो खुद इनके लॉ मिनिस्टर साहब ने एक उसमें कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जी हम आइनी तरमीमें ला रहे हैं, जुडिशल आइनी तरमीमें ला रहे हैं। इसकी वजह से देखिए बड़ी यहाँ बात वकीलों ने अपोज किया कि आइनी तरमीम करके आप जुडिशरी की आज़ादी को उनको अपने मातहत नहीं कर सकते। ये इनका देखिए आज आप जिस तरह की जबान इस्तेमाल करती हैं, इन्होंने पहले भी ये जबान इस्तेमाल की, पिछले साल इनके मिनिस्टर्स ने सब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर, पार्लियामेंट के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ दिन पहले सियालकोट में बड़ी अटैक किया है जुडिशरी पे। जब इनके खिलाफ फैसले आते हैं तो ये अटैक करते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी फैसले आए, उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फारे वो जैसे नवाज शरीफ गलत हुए, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने तो इतनी बेइज्जती नहीं की सुप्रीम कोर्ट की। तो आप देखिए ये फर्क है कि आप बिल्कुल तनकीद करें फैसले, आप समझते हैं वो गलत है उसकी जगह, लेकिन आप बेइज्जती ना करें। ये तो इनका तो वतीरा अटैक, ये तो वो जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकल हमला किया था, वो आइन के एक आपके सुतून पे हुआ था। अगर आर्टिकल 6 लगता तो उस जमाने में लगना चाहिए था किसी पे कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया, जिस तरह से 9 मई के वाकयात हुए। जिस प्लानिंग जो आप समझ रहे हैं, जो आप भी बात कर रहे हैं, जो हमारे भी जहनों में है कि जो प्लानिंग हुकूमत की नाकाम हुई है, वो फिर एक जो बहस फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ जोड़ी जा रही है कि यहाँ अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो ये प्लानिंग तो फिर इनकी कामयाब हो जाएगी। तो आप उस फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो थियरी है उसको जोड़ते हैं उसके साथ। ये तो सियासत का मामला है, सियासत में जो करना चाहे करें, वो आइन और कानून के हिसाब से करें, लेकिन उनके 38 या 40 लोगों ने अपने हल्फी बयान जमा करा दिया एज पर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के 15 दिन में करने, उन्होंने 2 दिन में करा दिए वो जमा कि जी हम पीटीआई के मेंबर थे और वो इसलिए पीटीआई के फॉर्म उसमें अगर कोई कबाहत रह गई थी नहीं करा सके थे क्योंकि उन पर जुल्म सितम हो रहा था, आरओज उनके फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पुलिस उन पर छापे मार रही थी कि अपने फॉर्म ना जमा करा। आप हम सब याद रखेंगे। और इलेक्शन में सारी दुनिया कह रही है कि धांधली हुई है, इलेक्शन में धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि हम एक्सेप्ट करेंगे, या कल इंतजार कर रहे थे कि आज रिव्यू लग जाता, तो ये नहीं करते। ये भी इनकी एक वो है, और आज भी कह रहे हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशन सही है। 11 जजेस इंक्लूडिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कह दिया कि तुम लोगों की इंटरप्रिटेशन, आज भी वो मुज़िर हैं इस बात पे कि जी हम जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, हमारे कानून मेरे साथ हैं। नाज़रीन का वक्त हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।